साइकोलॉजी ऑफ मनी ये सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये हमें सिखाती है कि पैसा रखने, खर्च करने, बचाने और समझने का असली तरीका क्या है। कल्पना कीजिए आप किसी पार्क में टहल रहे हैं और आपके सामने एक आदमी आता है जो बहुत अमीर दिखता है। महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े, चमचमाती कार। आप सोचते हैं, वाओ, ये इंसान कितना स्मार्ट होगा। लेकिन क्या वाकई वो स्मार्ट है या सिर्फ अमीर दिख रहा है? मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में कहते हैं कि पैसा कमाने की क्षमता और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करने की क्षमता दो अलग अलग चीजें हैं। इस अध्याय की सबसे जरूरी सीख ये है, अक्लमंदी दिखाने और असल में अक्लमंद होने में फर्क होता है। एक बार एक आदमी ने स्टॉक मार्केट से करोड़ों रुपए कमाए और कुछ ही सालों में सब कुछ खो बैठा। क्यों? क्योंकि उसने समझा कि पैसा आने का मतलब है कि वो सब जानता है। लेकिन असल में उसके पास फाइनेंशियल बिहेवियर की समझ नहीं थी। पैसा कमाना टैलेंट हो सकता है, लेकिन पैसा बचाना वो कैरेक्टर है। और बहुत से लोग सिर्फ टैलेंट पर फोकस करते हैं। आपने कई बार सुना होगा, वो लड़का करोड़ों कमाता है फिर भी हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। वो छोटा दुकानदार है लेकिन उसका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान सिर्फ अमीर दिखने की कोशिश करता है और दूसरा इंसान सच में पैसे को समझता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बीइंग रिच इज वॉट यू सी, बीइंग वेल्थी इज वॉट यू डोंट सी। अमीर वो होता है जो दिखता है, गाड़ी, बंगला, घड़ी। लेकिन धनवान वो होता है जो दिखता नहीं, सेविंग्स, निवेश, धैर्य, संयम। पैसे कामना जरूरी है, लेकिन उससे समझदारी से रखना जरूरत है। चैप्टर 2, लक, रिस्क, भाग्य और जोखिम। ये दो शब्द हमारे जीवन में उतने ही गहरे हैं जितने हमारे फैसले। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर फाइनेंशियल सक्सेस या फेलियर में थोड़ा सा भाग्य होता है और थोड़ा सा रिस्क भी। एक बार की बात है, बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक छोटी सी प्राइवेट स्कूल, लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे। ये स्कूल दुनिया के सिर्फ कुछ स्कूल्स में था जहां कंप्यूटर लैब अर्ली 1968 में अवेलेबल थी। और यही वजह बनी बिल गेट्स के कंप्यूटर जीनियस बनने की। लेकिन सोचिए, दुनिया में लाखों स्कूल्स दिया उस वक्त, और कंप्यूटर सिर्फ कुछ स्कूल्स में ही था और बिल गेट्स अनमेन एक लकी स्टूडेंट द। मॉर्गन कहते हैं, सक्सेस इज नेवर जस्ट अबाउट हार्ड वर्क, इट्स ऑल्सो अबाउट टाइमिंग, एनवायरनमेंट एंड लक। और वैसे ही फेलियर हमेशा आपकी गलती नहीं होती, कभी कभी सिर्फ बैड टाइमिंग या अनसर्टेन रिस्क की वजह से भी हो सकता है। एग्जाम्पल, बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट इवंस। वो भी उतना हाई टैलेंटेड था जितना बिल गेट्स, पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। क्या वो कम टैलेंटेड था? नहीं, बस जिंदगी का एक क्रूएल गेम, रिस्क। हम सब जिंदगी में काम करते हैं, हार्ड वर्क, प्लानिंग, स्मार्टनेस सब लगाते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे किस्मत, वक्त और रिस्क। तो जब आप किसी और को देखते हैं, किसी बिलियनर को, किसी सफल बिजनेस पर्सन को, तो सिर्फ उनका एफर्ट मैट देखिए, उनका कॉन्टेक्स्ट भी समझिए। और जब आप किसी की हार देखो तो उस पर जजमेंट मत लगाइए, हो सकता है वो अनलकी था। कभी कभी हम अपनी फेलियर्स से टूट जाते हैं, बट रिमेंबर, यू कैन डू एवरीथिंग राइट एंड स्टिल लूज, एंड यू कैन डू एवरीथिंग रॉन्ग एंड स्टिल विन। इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क बेकार है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि लाइफ में सर्टेनिटी नहीं होती।
जो आपके हाथ में है वो है सोच समझकर डिसीजन लेना, रिस्क को मैनेज करना और दूसरों के सक्सेस या फेलियर को एक ही नजरिए से जज ना करना। जिंदगी के हर फैसले में थोड़ा रिस्क होता है और हर कामयाबी के पीछे थोड़ा लक भी। चैप्टर 3 नेवर इनफ, कुछ भी पर्याप्त नहीं। इस चैप्टर में यह है कि जिस पैसे के लिए इंसान के ना रुकने वाले लालच को समझाता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कुछ लोगों के पास इतना पैसा होता है कि वो सारी दुनिया खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें और पैसे चाहिए। ये चैप्टर एक बड़े सवाल के आसपास घूमता है, कितना पैसा काफी होता है। राजेश एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हाई एंड कार और लिविंग लाइफ। लेकिन एक दिन वो एक और रिस्की डील में पैसा लगाता है, सिर्फ इसलिए कि उसका एक रिबेल 150 करोड़ का मालिक बन गया है। रिस्क ज्यादा था, डील फेल हो गई, सब कुछ चला गया। जब आपको पता ही नहीं कि काफी कहां तक है, तो आप कभी रुकते नहीं और अंत में सब कुछ खो सकते हैं। ओथर कहते हैं, The hardest financial skill is getting the goalpost to stop moving. इसका मतलब जब आपका गोल बार बार बदलता रहे, तो चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो, वो कभी भी काफी नहीं होगा। क्या आपने कभी सोचा, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा? फिर 10 लाख बाद आपते हैं, यार अब तो 10 करोड़ रुपए चाहिए। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। राज राजारत्नम, हेज फंड बिलियनेयर। इंसान बिलियनेयर था, लेकिन इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गए। क्या जरूरत थी? उसके पास ऑलरेडी सब कुछ था। आंसर, ग्रीड। कब रुकना है ये नहीं पता था। कंपेयर कीजिए वॉरेन बफेट से। उन्होंने एक मॉडेस्ट लाइफ चूज की, कभी शो ऑफ नहीं किया और उनका माइंडसेट था, आई ऑलरेडी हैव इनफ। मॉर्गन कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क वॉट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। अगर आपके पास एक अच्छी जिंदगी है, सम्मान है, पैसा है, सुविधा है, तो उससे खतरे में डालना सिर्फ इसलिए कि और मिल जाए गलत सोच है। ज्यादा के चक्कर में कहीं आप अपना सब कुछ ना खो बैठो। कभी कभी काफी कहना भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो दिखने में सिंपल है पर असर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कंपाउंडिंग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ फाइनेंस टॉपिक, इट्स द सिंगल मोस्ट पावरफुल फोर्स इन बिल्डिंग वेल्थ। चैप्टर 4 कहते हैं कि लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं, लेकिन उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप वॉरेन बफेट को जानते ही होंगे, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट, वॉरेन बफेट ने अपनी $81 बिलियन की टोटल वेल्थ में से $70 बिलियन अपने 60th बर्थडे के बाद बनाई। क्या वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो जीनियस इन्वेस्टर है? पार्शली यस, लेकिन रियल सीक्रेट ये है, उन्होंने इन्वेस्टिंग 11 साल की एज में स्टार्ट कर दी थी और अब तक 90+ कंटिन्यू किया है। सीक्रेट, टाइम प्लस डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग का जादू। क्या होता है कंपाउंडिंग? सिंपल लैंग्वेज में, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना और फिर उस नए इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना। एक छोटी सी रकम अगर कंसिस्टेंट रेट से इन्वेस्ट की जाए और उससे डेकेड्स तक टच ना किया जाए, तो वो हिमालयी धन में बदल सकती है। एग्जाम्पल, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करो 15% एनुअल रिटर्न पे। 20 साल बाद सेम पैसा बनेगा 1,63,000 रुपीज।
40 साल बाद बन जाएगा 26 लाख रुपीस से ज्यादा। पावर ऑफ टाइम, नॉट साइज। वाई पीपल इग्नोर इट? कंपाउंडिंग स्लो स्टार्ट होता है। शुरुआत में लगता है कुछ खास नहीं हो रहा। लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, रिजल्ट तुरंत चाहते हैं। इसी वजह से लोग कंपाउंडिंग का मैजिक कभी देख ही नहीं पाते। मॉर्गन कहते हैं, द काउंटरइंट्यूटिव नेचर ऑफ कंपाउंडिंग मीन्स इट्स हार्ड टू फील इट्स पावर इन रियल टाइम। प्रॉब्लम क्या है? हमारी सोच शॉर्ट टर्म है। 1 साल में पैसा डबल चाहिए, 6 महीने में प्रॉफिट चाहिए, 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग एक पेड़ जैसे होती है। बीज लगाओ, वक्त दो, धीरे धीरे वो एक शानदार पेड़ बनेगा। लेसन, पेशेंस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन परफॉर्मेंस। गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग ब्रिलियंट मूव्स। इट्स अबाउट नॉट इंटरप्टिंग द कंपाउंडिंग अननेसेसरीली। लोग इन्वेस्टिंग के चक्कर में बार बार बाय सेल करते हैं। लेकिन रियल स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम देता है। गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना और अमीर बने रहना। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो मिलियनेयर बने और फिर सब कुछ खो दिया, क्यों? इस चैप्टर का जवाब है माइंडसेट और बिहेवियर का फर्क। गेटिंग वेल्थी स्किल प्लस लक। अमीर बनने के लिए जरूरी होता है रिस्क लेना, अपॉर्चुनिटीज पकड़ना, ग्रोथ के पीछे भागना, एग्रेशन। लेकिन सिर्फ यही सब करना काफी नहीं। मॉर्गन कहते हैं, बिकमिंग रिच ऑफन इन्वॉल्व्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड टेकिंग रिस्क्स। पर जब आप एक लेवल तक आ जाते हैं तब गेम बदल जाता है। अमीरी को बनाए रखने के लिए जरूरी है कॉन्सर्वेटिज्म, हर बार सब कुछ दांव पे न लगाना। ह्यूमिलिटी, समझना कि आप सब कुछ नहीं जानते। फियर, लॉस होने का डर जो आपको डिसिप्लिन में रखे। लेसन, अमीरी सिर्फ रिस्क से नहीं, सोच समझकर बचाने से भी आती है। एग्जाम्पल, रवि एक स्टार्टअप ओनर है। पहले एग्रेसिव था, फास्ट ग्रोथ की वजह से पैसा कमाया। लेकिन जब उसने रियलाइज किया कि सब कुछ हर बार दांव पे लगाना गलत है, उसने अपने पैसों को डाइवर्सिफाई किया और सिक्योर फ्यूचर बनाया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच। यू हैव टू सर्वाइव टू सक्सीड। इसका मतलब, चाहे आप कितना भी कमा लो, अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाए तो गेम ओवर है। इसलिए हर इन्वेस्टर, बिजनेसमैन या एम्प्लॉय को यह समझना जरूरी है कि लॉस होने पर कैसे कंट्रोल करें, सेविंग्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस से कैसे बचे। 3 पिलर्स टू स्टे वेल्थी। 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हर डिसीजन में बफर रखो। 2, रूम फॉर एरर, गलती की गुंजाइश छोड़ो। 3, रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल, हर बार लॉजिकल सोचना जरूरी नहीं, कभी कभी सेफ सोचना बेस्ट होता है। Why do people lose wealth? Overconfidence, high risk investments, showing off lifestyle, thinking I can never fail। यही वजह है कि लॉटरी विनर्स या सेलिब्रिटीज जल्दी पैसा खो देते हैं। पैसे कमाना एक जर्नी है, लेकिन उससे संभालना एक कला है और वही सच्ची समझदारी है। चैप्टर 6, टेल्स, यू विन। इसका मतलब है कभी कभी कम बार जीत होने के बाद भी आप भारी फायदेमंद साबित हो सकते हो। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। दुनिया में हर फील्ड, बिजनेस, इन्वेस्टिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं।
10 में से 7 आइडियाज फेल हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक आइडिया इतना पावरफुल हो सकता है कि सब लॉस कवर कर दे और प्रॉफिट भी लाए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पावर लॉ या टेल्स इफेक्ट। एप्पल ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, आईपॉड, आईट्यून्स, एप्पल वॉच, एप्पल टीवी, लेकिन सबसे बड़ा सक्सेस था आईफोन। मॉर्गन कहते हैं एप्पल इज अ $2 ट्रिलियन कंपनी मोस्टली बिकॉज ऑफ वन प्रोडक्ट, आईफोन। बाकी सब प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है, लेकिन एक प्रोडक्ट ने टेल इफेक्ट दिया जो प्योर कंपनी को ऊपर ले गया। एक इन्वेस्टर ने 100 स्टॉक्स खरीदे, उसमें से 5 स्टॉक्स ने 90% रिटर्न्स दिए, बाकी या तो एवरेज द या लॉस में गए। लेकिन वो 5 स्टॉक्स, टेल विनर्स, ने ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबल बनाया। तो जब आप इन्वेस्टिंग या बिजनेस में हो, हर बार सक्सेस एक्सपेक्ट मत करो। कभी कभी एक बड़ी जीत आपके हर छोटी हार को मीनिंगफुल बना देती है। ह्यूमन साइकोलॉजी प्रॉब्लम। लोग चाहते हैं हर बार उनका आइडिया चले, हर बार इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो, हर प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे। लेकिन रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्सेप्ट करते हैं फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट आई जस्ट नीड वन टेल टू विन बिग। जरूरी नहीं हर बार जीतो, एक बार ऐसी जीत मिल जाए जो सब कुछ बदल दे, वही काफी है। चैप्टर 7, फ्रीडम, आजादी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। यानी पैसा आपको क्या देता है? गाड़ी, बंगला, नाम? नहीं, सबसे बड़ी चीज जो पैसा दे सकता है, अपना समय अपने हिसाब से जीने की आजादी। व्हाट इज रियल फ्रीडम? सोचिए, सुबह 8 बजे अलार्म बजता है, आप उठते हैं क्योंकि बॉस की कॉल मिस नहीं कर सकते। ऑफिस के लिए भागना पड़ता है, चाहे आपका मूड हो या ना हो। यही तो है बंधन। रियल वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता। रियल वेल्थ है जब आप डिसाइड कर सको कब काम करना है, किसके साथ काम करना है, कब रेस्ट लेना है, कब फैमिली के साथ टाइम बिताना है। मॉर्गन हाउसल इस चैप्टर में कहते हैं द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। यहां आज के जमाने में सबसे रेयर चीज है। और आयरॉनिकली पैसा कमाने के चक्कर में लोग अपना टाइम ही बेच देते हैं। मिस्टर शर्मा, एमएनसी में टॉप लेवल जॉब, 50 लाख रुपीस पर ईयर, बट हर रोज प्रेशर, मीटिंग्स, लेट नाइट्स, नो पर्सनल टाइम। अमित एक फ्रीलांसर है, 15 लाख पर ईयर कमाता है, लेकिन उसके पास फ्लेक्सिबल आवर्स, टाइम फॉर फैमिली, पीस ऑफ माइंड। आप बताओ कौन ज्यादा अमीर है? मनी's greatest intrinsic value, and this can't be overstated, is its ability to give you control over your time. इसका मतलब, जब आपके पास पैसा इतना हो कि आप किसी के प्रेशर में ना जिए, तब आप ट्रूली फ्री हैं। हाउ टू अचीव दिस फ्रीडम? ओवर स्पेंडिंग से बचिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से दूर रहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल बनाइए। ऐसे इनकम सोर्सेज बनाइए जो आपके टाइम को कंज्यूम ना करें। स्टार्ट स्मॉल, लेकिन एम बड़ा रखो, मुझे अपना टाइम का मालिक बनना है। पैसे का असली यूज सिर्फ चीज़ें खरीदना नहीं है, बल्कि वो आजादी खरीदना है जो आपको हर सुबह सुकून से जगाए। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी, असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। मॉर्गन हाउसल कहते हैं स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। यानी जो दिख रहा है वो दौलत नहीं,
जो छिपा है वही असली वेल्थ है। आप जब किसी को ब्रांडेड क्लोथ्स, लक्जरी कार या डिजाइनर वॉच में देखते हो तो तुरंत सोचते हो ये इंसान बहुत अमीर होगा। लेकिन मॉर्गन कहते हैं रियलिटी इज जस्ट द अपोजिट। वो जो दिख रहा है वो खर्च हुआ पैसा है। जो बचा है, जो इन्वेस्ट हुआ है, जो दिख नहीं रहा वो असली वेल्थ है। रियल वेल्थ का मतलब है सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पैसिव इनकम, इमरजेंसी फंड, पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम टू से नो। वेल्थ इज द मनी यू डोंट स्पेंड। इट्स द कार यू डिडंट बाय। इट्स द फोन यू डिडंट अपग्रेड। इट्स द वोकेशन यू डिले। लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए चीजें खरीदते हैं। कार, गैजेट्स, क्लोथ्स सिर्फ दिखावा। पर मॉर्गन कहते हैं When you see someone driving a nice car, you rarely think, wow, that guy is smart. You think if I had that car, people would think I'm smart. यानी आप उन्हें एडमायर नहीं कर रहे, आप उनकी चीज चाह रहे हो। अमीर वही नहीं है जो ज्यादा दिखाता है। अमीर वो है जो साइलेंटली इन्वेस्ट करता है, स्पेंड नहीं ग्रो करता है। शो ऑफ से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। वेल्थ का असली प्रूफ बैलेंस शीट में होता है, इंस्टाग्राम पे नहीं। अपनी लाइफस्टाइल इनकम के हिसाब से रखो। लोगों को इम्प्रेस करने के बजाय अपने गोल्स को प्रायोरिटी दो। वेल्थ दिखाने की जगह उसे बनाने पर फोकस करो। मॉर्गन कहते हैं रिच इज लाउड, वेल्थ इज साइलेंट। दौलत दिखती नहीं, वो एक इनर पावर है जो आपको कल के लिए मजबूत बनाती है। सेव मनी, पैसे बचाओ। लेकिन मॉर्गन हाउसल इस सिंपल हैबिट को फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे जरूरी हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स रेट। यानी पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना जरूरी है जो पैसे को बचाता है। कई लोग सोचते हैं मैं और कमाऊंगा तभी कुछ बचा पाऊंगा। और रियलिटी क्या है? जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने की आदत बन जाती है। लाइफस्टाइल भी साथ साथ बढ़ता है और सेविंग वही की वही रह जाती है। सॉल्यूशन, कमाने से पहले सोचना सीखो और पैसा बचाने की आदत बनाओ। The only factor you control generates one of the only things that matters. How wonderful! यानी दुनिया के मार्केट रिटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप कितना बचाते हो वो आप पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। सोसाइटी का प्रेशर ज्यादा कमाओ, ज्यादा दिखाओ। डिलेड ग्रेटिफिकेशन ना होना, आज ही सब कुछ चाहिए। सेविंग को बोरिंग समझना। लेकिन मॉर्गन कहते हैं सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। अगर आपका ईगो कम है तो आप इनकम से कम में भी जी सकते हो और बचा भी सकते हो। सेविंग पैसा नहीं, एक आदत है जो आपको जिंदगी भर अमीर महसूस करवा सकती है। रीजनेबल ग्रेटर दैन रैशनल, समझदारी तर्क से बड़ी होती है। हर बार लॉजिकल या रैशनल होना जरूरी नहीं होता। कभी समझदारी, रीजनेबलनेस ही सबसे बड़ी स्मार्टनेस होती है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं डू नॉट एम टू बी क्लाउडली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। एम टू बी प्रिटी रीजनेबल। रैशनल का मतलब होता है 100% लॉजिकल होना, डेटा और स्टैटिस्टिक्स के बेस पर डिसीजन लेना, इमोशनल फैक्टर्स को इग्नोर करना। लेकिन लाइफ सिर्फ मैथ्स नहीं होती।
रीजनेबल होने का मतलब है आपके इमोशंस, कंफर्ट और रियल लाइफ कंडीशंस को भी ध्यान में रखना। ऐसे डिसीजंस लेना जो आपके लिए सस्टेनेबल हो। एक रैशनल इन्वेस्टर बोलता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट इज बेस्ट। टू मेन इमरजेंसी के लिए भी वही इन्वेस्ट कर देता हूं। लेकिन रीजनेबल इन्वेस्टर सोचता है, मुझे इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए जिसमें रिस्क ना हो। मैं थोड़ा एफडी या सेविंग्स में रखता हूं, चाहे रिटर्न कम हो। यह डिसीजन टेक्निकली सही नहीं लगता, हो सकता है, पर इमोशनली और प्रैक्टिकली यह सबसे बेहतर है। जिंदगी एक फॉर्मूला नहीं है और पैसा एक स्प्रेडशीट नहीं। जो आपको चैन दे वही डिसीजन सबसे समझदारी वाला है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। यानी लोग नेगेटिव बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो उन्हें ज्यादा रियल लगती हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, पैसा डूबने वाला है, बैंक बंद हो रहे हैं, तो आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहे, मार्केट स्टेबल है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसे नजरअंदाज कर देते हो। बिकॉज नेगेटिविटी साउंड्स अर्जेंट और पॉजिटिविटी लगती है जैसे कोई आपको बेवकूफ बना रहा है। टेल समवन एवरीथिंग विल बी ग्रेट एंड they'll स्माइल एंड मूव ऑन। टेल समवन they're in danger and they'll hang on to your every word। लोगों को डर लगता है, उन्हें लगता है कि वो पैसे खो देंगे, फ्यूचर रूइन हो जाएगा। इसी वजह से पेसिमिज्म उन्हें ज्यादा रियल और इंटेलिजेंट लगने लगता है। लेकिन मॉर्गन यह समझाते हैं, ऑप्टिमिज्म इज नॉट ब्लाइंड होप, इट्स द बिलीफ दैट प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड ओवर टाइम। डर सभी को लगता है, लेकिन जो डर को पार करके आगे बढ़ता है वही फाइनेंशियल फ्रीडम का असली हीरो होता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, everyone has an incomplete view of the world, but we form complete narratives to make sense of what we see। यानी हमारी सोच अधूरी होती है, लेकिन हम पूरी कहानी खुद बना लेते हैं। हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, अलग परवरिश, अलग एक्सपीरियंसेस, अलग स्ट्रगल्स और विक्ट्रीज। तो जब तक हम पैसा, इन्वेस्टमेंट या रिस्क के बारे में सोचते हैं, तो हर इंसान की बिलीफ सिस्टम अलग होती है। लोग सिर्फ फैक्ट्स पर डिसीजन नहीं लेते, वो स्टोरीज पर विश्वास करते हैं। द मोर यू वॉन्ट समथिंग टू बी ट्रू, द मोर लाइकली यू आर टू बिलीव अ स्टोरी दैट ओवर एस्टिमेट्स द ऑड्स ऑफ इट बीइंग ट्रू। यानी अगर आप किसी स्कीम या स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं और कोई स्टोरी आपके बिलीफ से मैच करती है, तो चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो, आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। स्कैम्स और पोंजी स्कीम्स, लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, 2 महीने में पैसा डबल। अगर वो किसी की पर्सनल कहानी से जुड़ा होता है तो लोग बिना सोचे इन्वेस्ट कर देते हैं। कहानियां लॉजिकल नहीं होती, लेकिन इमोशनल होती है, और ह्यूमन ब्रेन इमोशन के सामने लॉजिक को इग्नोर कर देता है। इमोशनल स्टोरीज हमें मोटिवेट करती है, लेकिन कभी वो हमें गलती भी करा देती है। मॉर्गन कहते हैं, पीपल बिलीव वॉट दे वॉन्ट टू बिलीव एंड दैट्स हाउ दे गेट ट्रिक्ड। कहानी चाहे जितनी सुंदर हो, पैसा लॉजिक और पेशेंस से ग्रो करता है, इमोशन से नहीं। आपको मॉर्गन के कौन सा कॉन्फेशन सबसे रिलेटेबल लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने पूरी साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज एंजॉय की हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पैसा अर्न करना एक स्किल है, लेकिन पैसा समझना एक विजडम है, और यही विजडम आपने इस सीरीज के थ्रू गेन किया है। मैं हूं अनुराग। यही था मॉर्गन हाउसल की लेजेंडरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पूरा सार हिंदी में। शुक्रिया आपका साथ देने के लिए। मिलेंगे एक नए किताब के साथ एक नए सफर में।